गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी, चैप्टर चल रहा है डेप्रिसिएशन। रिवीजन कर रहे थे अपन आईसीआई मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 9। अ फॉर्म परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2019। डेट आई है, डब्बे में मार्क कर दो, फॉर ₹3 लाख, सब्सिक्वेंट टू विच 60,000 40,000 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन। सेकेंड हैंड मशीन परचेज करी और उसको फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले 2 खर्चा कर लिया, तो वो असेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। असेट बन जाएगी कितने की? 4 लाख की। On 1st July 2020 another machine was purchased for 2,60,000। एक और मशीन परचेज करी, तो डब्बे में मार्क करो 1st July 2020। Another machine was purchased for 2,60,000। ये तो हो गया। On 1st July 2021 the first machinery having become outdated was auctioned for 3,20,000 and on the same date another machine was purchased for 2,50,000। On 1st July 2022 the second machinery was also sold off and it fetched 2,30,000। Depreciation was provided on machinery at 10% on the original cost annually on 31st December under the straight line method। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तुम लोग कर लोगे आराम से। हाँ, बढ़ा दूँ आगे? मीनाक्षी, हो जाएगा ये क्वेश्चन? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको जब पढ़ा रहा था तब बताया था कि पहले ये टॉपिक डिफ़िकल्ट हुआ करता था क्योंकि इफेक्ट देना पड़ता था रेट्रोस्पेक्टिव। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिवीजन हुआ और बोला रेट्रोस्पेक्टिव नहीं देंगे, प्रोस्पेक्टिव ही देंगे। तो कोई बात नहीं, जब तक बोले एसएलएम तब तक एसएलएम, उसके बाद जब से रेट चेंज होगी, जब से मेथड चेंज होगा, कर लेंगे। तो यार 2 टॉपिक आते हैं इसमें, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन द एस्टिमेशन। दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। जिस डेट से चेंज किया है उस डेट से अलग रेट, अलग मेथड, अलग सब कुछ अलग अलग, जैसा बोले वैसा हो जाएगा। ठीक है, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 10 करते हैं। Messrs. Anshul and Company commenced business on 1st January 2017 when they purchased plant and equipment for ₹7 lakh. They adopted a policy of charging depreciation 15% per annum on diminishing balance basis, and over the years their purchases of the plants have been 1st January 2018, 1st January 2021. On 1st January 2021, it was decided to change the method and the rate of depreciation to the straight line basis, and on this date remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1st January 2021 with no scrap value, and 10 years for the asset purchased on 1st January 2021. Required calculate the difference in depreciation to be adjusted in the plant and equipment account for the year ended 31st December 2021। तो बुक में अच्छे से मार्क हो रहा है, जहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टिव चेंज। तो अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ तो लिखो प्रोस्पेक्टिव अप्रोच, लिख रखा है? ओके। और जो लास्ट लाइन है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड, को डब्बे में मार्क करा के क्या लिखा रखा है? चार्ज। क्योंकि अब तो एडजस्टमेंट होता ही नहीं है ना, अब तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। उन्होंने कहा मेथड चेंज कर दो, तो हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ओके। हाँ, लेकिन खास बात यह है उन्होंने अपन से अकाउंट से कौन सा मांगा? 2021। तो हम बेवकूफ़ों की तरह शुरू से अकाउंट बनाने नहीं बैठेंगे कि जब से असेट परचेज किया 1st जनवरी 2017, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 2017 से लेके कि 2021 तक तो अपन क्या करेंगे कि स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें ये देखेंगे कि अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है और आज उसकी WDV क्या बची है, और फिर हमें मेथड चेंज करना है तो जो बची हुई WDV है उसके ऊपर नया मेथड अपन क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। देखो समझ में आ रहा है क्या अर्शी? नहीं आ रहा ना? हमने बिजनेस स्टार्ट किया 2017 में, तब एक असेट परचेज किया, फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया 2017 में, एक असेट परचेज किया, फिर 2018 में वापस से एक असेट परचेज किया। अब 2021 चालू होने वाला है, तो वो कह रहे हैं कि अभी तक जो मेथड चल रहा था वो क्या था? WDV। अब से जो चलेगा वो कौन सा है? SLM। अब SLM चलेगा तो ये जो 1 और 2 है इसकी लाइफ तो उन्होंने मान ली क्या? 6 ईयर्स। और जो अभी अभी परचेज करके लाएंगे अपन थर्ड मशीनरी, उसकी लाइफ उन्होंने मानी 10 ईयर्स, ताकि आप डेप्रिसिएशन लगा सको।
तो यार जनरली उन्होंने क्वेश्चन में रिक्वायर्ड पूछा है 2021, पर 2021 की अकाउंटिंग करने के लिए मुझे चाहिए 31 दिसंबर 2020 की WDV, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में तो कॉस्ट गिवन है कि इतने की एसेट परचेज करी, इतने की एसेट परचेज करी, तो इन कॉस्ट को WDV से डेप्रिशिएट करते करते अभी इस डेट की WDV निकालनी पड़ेगी। आ रहा है सबको समझ में? हाँ, ओके। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले कब परचेज किया? 2017 में। फर्स्ट मशीन कितने की? 7 लाख। तो इस पे 2017 का डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना परसेंट है? 15%। और ये परचेज भी हमने 1 जनवरी को ही किया है। हाँ देख लो आप, 1 जनवरी तो पूरे साल का लगेगा 1,05,000। वैल्यू कितनी बची? 5,95,000। अब हम आ गए 1 जनवरी 2018 को, तो हमने एक सेकंड मशीन और परचेज कर ली। कितने की परचेज करी? 1,50,000। अब ऑन 31 दिसंबर 2018 इसका 15% और इसका भी 15%, 89,250 और 1,50,000 का 22,500 माइनस करो, कितना बचा? 1,27,500, 5,750। ये आ गए हम 1 जनवरी 2019। अब डेप्रिसिएशन लगा 31 दिसंबर 2019, लगाओ 15%, 75,862। इधर माइनस करो, कितना बचा? 4,28,888 आएगा। फिर इधर 8। यार ये कब तक चलाएगा? 1 जनवरी 2020 लास्ट टाइम, और 31 दिसंबर 2020 लगाओ। 64,000। इधर 16,200। ओके। कुछ लोग तो बाकी के भरोसे छोड़ के बैठे हैं, कर रहे हैं गधे, कर रहे हैं दो। अच्छा कहाँ रह गया बेटा? जा लेके आओ फटाफट। हो गया? निकालो ना बैलेंस शीट। 3,65,404 और इधर 98,018। ठीक है, अभी तक की WDV। अब वो बोल रहे हैं कि 2021 से पहले जो भी खरीदा उसकी लाइफ तो क्या मान लो आप 6 ईयर्स, तो SLM है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो मतलब इस वैल्यू को 6 साल में डिप्रिशिएट करना है, तो डिवाइड बाई 6 कर दो। 60,000 60,900 15,000। ओके। और जो हमने अभी ताज़ा एक एसेट खरीदी है, कितने की? 2 लाख की, उसकी तो लाइफ क्या माननी है? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स माननी है तो डिवाइड बाई 10, 20,000। स्क्रैप वैल्यू उसकी भी 0 ही है। ओके, अब अकाउंट बना लें अपन लोग। आप लोगों के बैलेंसेस सारे मैच हो रहे हैं, देख लो आप प्लीज़। हाँ, यहाँ तक के बैलेंसेस मैच हो रहे हैं। ओके, मशीनरी अकाउंट
on 1st January 2021 to balance brought down. फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन. फर्स्ट मशीन का 365,404 और 92,119. करो टोटल कितना हुआ? 4,57,523. ओके. फिर हमने एक एसेट परचेज करी सेम डेट पे, तो 1st January 21 टू बैंक 2 लाख. इसका नंबर लग गया थर्ड. अब लगाएंगे 31st December 2021 को बाय डेप्रीसिएशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो पहले का तो है 60,900, सेकेंड का 15,353 और इसका थर्ड का 20,000. टोटल करो 96,253. अब तो औपचारिकता है यार, बैलेंस आने से तुम निकाल लोगे यार. हाँ, क्लोजिंग बैलेंस 1 में से 1, 2 में से 2, 3 में से 3 माइनस करके लिख दोगे आप लोग. चलो आगे बढ़ूँ. हाँ, टाइम पास नहीं करूँ. मीनाक्षी आ जाएगा ये. अर्शी तेरे को आ रहा है समझ में? ओके. नेक्स्ट, रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. एस्टिमेटेड लाइफ मतलब ये है चेंज इन द एस्टिमेशन. तो कुछ भी नहीं करना सर, जब से चेंज आएगा तब से कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं. जैसे ये किया वैसे वो कर देंगे. क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन. मशीन कॉस्टिंग 6 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस assuming 10 years working life and nil residual value for 3 years. The estimate of remaining useful life after third year was reassessed at 5 years. Calculate depreciation for fourth year. मुँह ज़बानी हो जाएगा ये. तो यार ये कह रहा है हम मशीन खरीद के लाए 6 लाख की. जब खरीद के लाए तब उसकी लाइफ क्या मानी 10 साल. स्क्रैप वैल्यू क्या मानी 0. तो 6 में से कुछ भी रिकवर नहीं होगा. पूरा 6 लाख खर्चा है 10 साल का, तो 1 साल में कितना हो गया 60,000. 3 साल डेप्रिशिएट करी तो 1,80,000 डेप्रिशिएट कर चुके हैं. कितना बचा 4,20,000. जब 3 साल के बाद हमें पता पड़ा कि अब जो लाइफ बची है, वैसे तो 10 साल माना था ना, 10 साल में से 3 साल ही गए, तो 7 बचनी चाहिए. 7 नहीं है, कितनी है 5. तो भाई 4,20,000 डिवाइड बाई 5 84. तो सब चौथे साल का डेप्रिसिएशन क्या निकलेगा 84,000. आगे बढ़ो. रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. इसके लिए एक चार्ट बनवाया था तुम लोगों को, बुक में भी दे रखा है वैसे. क्या कि जब आप अपवर्ड रीवैल्यूएशन करते हो तो इफेक्ट कहाँ लेके जाते हो? रीवैल्यूएशन रिजर्व में. फिर जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते हो तो इफेक्ट कहाँ लेके जाते हो आप? P&L में. ये याद रखना. हम रूल क्या है, मेरे पास जो असेट है ये मेरी बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी दिख रही है 10 लाख से. अब मुझे इसका अपवर्ड वैल्यूएशन करना है. 10 लाख की चीज़ मुझे दिखानी है कितने से? 15 लाख से. तो असेट साइड पे 15 लाख दिखाना, तो क्या करूँगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाऊंगा. ₹5 लाख. सिंपल सी बात. लेकिन अपवर्ड नहीं करना था सर, अपवर्ड नहीं करना था आपको, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना था. 10 लाख की एसेट को कितने से दिखाना था? 8 लाख से. तो अगर आपको वैल्यू कम करनी है तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में नेगेटिव थोड़ी दिखता है. तो फिर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, मान लो अगर वो 7 लाख का पहले, तो उसमें से 2 लाख माइनस कर देंगे, कितना दिखाएंगे? 5 लाख दिखाएंगे. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैडम? समझ में आ रहा है अर्शी? वैसे ही करेंगे. रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं? कि बुक्स में जो वैल्यू है असल में वो वैल्यू नहीं है. असल की वैल्यू ज़्यादा है या कम? ज़्यादा. बढ़ानी है तो फ़ायदा हो गया, कहाँ डालेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व में. कम करनी है तो नुकसान हो गया, कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? P&L से. डेप्रिसिएशन में रिवैल्यूएशन क्यों करते हो? नहीं समझा मैं.
कैसे होगी मतलब? कर रहे हैं हम ऐसे ही। जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर, मतलब अभी देखो, ये मेरी बात सुनो, इसे डाउट ये है कि सर डेप्रिसिएशन के चैप्टर में रिवैल्यूएशन क्यों कर रहे हो? रिवैल्यूएशन तो हम एडमिशन रिटायरमेंट में करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है तब करते हैं, अभी क्यों कर रहे हो? अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन करते करते आप रिवैल्यू करने बैठ जाओ। अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं कि अगर आपको कभी भी रिवैल्यूएशन करना पड़े तो उसका ट्रीटमेंट ये होगा। कोई क्यों करेगा रिवैल्यूएशन? इसका जवाब आपको इधर वाली क्लास में मिलेगा जब आप एज पढ़ोगे पूरा, कि कब कब रिवैल्यूएशन करना अलाउड है। ठीक है, बता देना इसको बाद में, मेरे को तो पता है सारे रीज़न, तो मैं चल फिर भी बताया, वैसे थोड़ी होता है। बता बता बता, जैसे नाराज मत हो, बता। हाँ, लेकिन इन एन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं तू, लेकिन ये अलाउड नहीं है। ओके, आगे बढ़े अपन। अब ये तो आम जिंदगी सब बढ़ाना है, रिवॉल्यूशन रिजर्व कम करना है, पीएनएल। मेंटल जिंदगी क्या कहती है कि एक बार आप ऑलरेडी बढ़ा चुके हो या घटा चुके हो, अब वापस से कुछ सिचुएशन ऐसी आई, रिटायरमेंट हुआ, एडमिशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, फिर से सिचुएशन आई कि फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, असेट को रिवैल्यू करना पड़ेगा। तो अब जो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है, ओरिजिनली एक बार हो गया, अब दोबारा से हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। तो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन का इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये डिपेंड करता है ओरिजिनल रिवैल्यूएशन से। तो वन बाय वन। पहला, सर ओरिजिनल रिवैल्यूएशन क्या हुआ था, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था तो 5 लाख रुपए कहाँ गए थे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में गए थे। अब आप असेट को वापस से अपवर्ड रिवैल्यू कर रहे हो, तो और पैसा कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। 2 लाख से और अपवर्ड वैल्यूएशन, तो 2 लाख से और रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन अगर आप डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो फिर वो जो जितने भी आपको वैल्यू रिड्यूस करनी है, अब वो पीएनएल से रिड्यूस नहीं करोगे, कहाँ से रिड्यूस करोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व से, क्योंकि पहले वहाँ बढ़ाया था ना, अब कम करना है तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ अपवर्ड रिवैल्यूएशन वहीं से डाउनवर्ड भी चार्ज करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मीनाक्षी देखो समझ में आया? प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख से मैंने दिखा दी 15 लाख, तो 5 लाख रुपए में कहाँ ले गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व में 5 लाख हमेशा रहेगा ही रहेगा। 4-5 साल बीत गए तो असेट तो डेप्रिशिएट हो ही रही होगी ना, आप लोग भी सीख लो, असेट तो डेप्रिशिएट हो ही रही होगी। अब डेप्रिशिएट होते होते असेट की वैल्यू कितनी हो गई, 8 लाख, और फिर से मौका पड़ा कि रिवैल्यूएशन करने का। अब मैंने वापस से रिवैल्यूएशन कैसा किया, अपवर्ड, कि 8 का मैंने कितना कर दिया, 10, तो 2 लाख और कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। 5 के बदले में कितना हो जाएगा, 7। लेकिन सर रिवैल्यूएशन कौन सा हुआ, डाउनवर्ड, तो 8 लाख की बजाय असेट कितने की रह गई, 7 लाख की। तो 1 लाख का जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है वो पीएनएल से चार्ज ना होकर कहाँ से होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज होगा। जब तक कि रिवैल्यूएशन रिजर्व राइट ऑफ नहीं हो जाता तब तक का सारा डाउनवर्ड इधर से ही चार्ज होगा। मतलब मान लो 8 लाख की चीज़ रह गई 4 लाख की, तो 4 लाख का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है ना, कहाँ से चार्ज होगा, 5 में से 4 जाएंगे, कितना रह जाएगा, 1। 8 की चीज़ रह गई 2 की, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितने का, 6 का। तो 6 में से 5 कहाँ से चार्ज हो जाएंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व से। एक्स्ट्रा वाला 1 कहाँ जाएगा, पीएनएल में। समझ में आ रहा है? ओके, ये तो था अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अब अपन केस बनाते हैं डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का। मेरी असेट जो ओरिजिनली कितने की थी, 10 की, मैंने उसको ओरिजिनल, 2 टर्म तो समझ में आ गया ना, ओरिजिनल और सब्सिक्वेंट। तो ओरिजिनल रिवैल्यूएशन मैंने किया डाउनवर्ड, मतलब कितना कर दिया, 8 लाख। 8 लाख कर दिया, तो जो भी पीएनएल का बैलेंस था, मान लेते हैं 7 लाख था, उसमें से मैंने 2 लाख रुपए माइनस की, कितना रहने दिया, 5 लाख, है ना। अब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पे आता है। सब्सिक्वेंटली वापस से सर मैंने क्या कर दिया, डाउनवर्ड,
फिर से सर 2 लाख रुपए। अब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में थोड़ा सिनेरियो बनाओ कि 8 लाख रहने दिया था, अब 8 लाख को आप डेप्रिशिएट तो करोगे इसी, जैसे जैसे यूज़ करोगे, डेप्रिशिएट करते 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 इसकी वैल्यू हो गई थी 5 लाख। मौका पड़ा फिर से रिवैल्यू करने का। अब 5 लाख को वापस से आप क्या कर रहे हो, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। तो 5 की चीज़ हो रही है 4 की, तो पहले भी डाउनवर्ड ही था, अभी भी डाउनवर्ड है। पहला वाला भी पीएनएल में से माइनस हुआ था, अभी वाला भी कहाँ से माइनस होगा, पीएनएल से। तो सर अब वो 5 का क्या रह गया, 4 रह गया ना, तो 1 लाख रुपए यहाँ से माइनस हो जाएंगे, ये भी कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा। क्लियर? फिर से डाउनवर्ड, फिर से डाउनवर्ड, ठीक है। लेकिन सर अगर डाउनवर्ड नहीं हुआ, डाउनवर्ड नहीं हुआ और अपवर्ड हुआ, तो अब आपको वैल्यू क्या करनी है, बढ़ानी है। नहीं, डायरेक्ट ही रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा बेटा। 5 लाख की चीज़ अब हो गई 6 लाख की, तो 1 लाख जो आपको बढ़ाना है ना, तो पहले वाले 2 लाख कहाँ से घटाए थे, पीएनएल में से, तो 1 लाख पीएनएल में बढ़ाओगे, समझे। पहले वाला इफेक्ट क्या करोगे, नलीफाई करोगे आप लोग। समझ में आया कि नहीं? अब सर नहीं 6 नहीं करना, 7 करना है। तो 2 लाख पहले घटाए थे, 2 लाख बढ़ा रहे हो, कहाँ बढ़ाओगे, पीएनएल में ही बढ़ाओगे। समझ में आया? नहीं सर, और अपवर्ड वैल्यूएशन 8 लाख करना है। तो अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। 2 लाख घटाए थे तो 3 में से 2 तो वहाँ चल जाएंगे और 1 कहाँ चल जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। आ रहा? ठीक है। बैटरी नहीं है? A machine of cost 12 lakh is depreciated straight line assuming 10 years working life and zero residual value for the 3 years. पढ़ लिया के? At the end of the 3rd year, the machine was revalued upward by 60,000, remaining useful life for reassessed at 9 years. लल्लू क्वेश्चन। 12 लाख की मशीन 10 साल चलेगी, ये लास्ट इलस्ट्रेशन है कि इसके बाद की है? अच्छा ठीक है, तो ये लास्ट वाला थोड़ा जल्दी जल्दी करो। इसमें कहानी थोड़ी ध्यान से सुनो। 12 लाख की असेट है मेरे पास, 10 साल में डेप्रिशिएट करनी है, स्क्रैप वैल्यू भी 0 है। 12 लाख डिवाइड बाई 10 ईयर्स, 1 साल का 1,20,000। वो कह रहे हैं 3 साल तक मैंने डेप्रिशिएट कर दी, तो मतलब 3,60,000। कितने बचे? 8,40,000। अब वो कह रहा है 8,40,000 जब बचे ना, तो उसके बाद हमें उसको रिवैल्यू करना पड़ा। रिवैल्यू कैसे करना पड़ा? अपवर्ड रिवैल्यूएशन 60,000। तो 840 में 60,000 ऐड करेंगे, 9 लाख। और उसकी लाइफ भी क्या हो गई, चेंज हो गई। और फर्दर लाइफ क्या हो गई उसकी, 9। तो 9 लाख डिवाइड बाई 9, 1 साल का कितना हो गया, 1 लाख। लल्लू क्वेश्चन। ये भी हुई है यार। अब डेप्रिसिएशन का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, अमोर्टाइजेशन। क्योंकि अर्शी अब डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल असेट्स पे, जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल असेट जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उस पर डेप्रिसिएशन ना लगा के क्या लगाते हैं, अमोर्टाइजेशन। वर्ड चेंज हो गया, मेथड कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है भाई कारपेंटर। Kumar R&D company registered a patent. The patent meets the criteria of an intangible asset. Okay sir, तो हमने recognize कर लिया। On 1st July 2021, developed at a cost of 28 lakh and spent 2 lakh towards his legal fees and registration. तो पेटेंट कितने का पड़ गया, 30 लाख का। द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के लिए मिला है। तो इतना डिफिकल्ट है, देखो नहीं हो पाएगा तुमसे। 30 लाख को पूरे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 लाख इसका आंसर आएगा। तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैं जानता हूँ, लेकिन तुम रट्टा मार लो कि इसका आंसर क्या है, 3 लाख रुपये। ठीक है, बाय टाटा सी। अरे एक और इसमें जो स्ट्रीमिंग राइट मिले हैं वो 18 लाख के मिले हैं और 10 साल के लिए मिले हैं। ठीक है, तो 18 लाख डिवाइड बाई 10, 1 लाख, 1 साल का 1,80,000। फिर कहानी में चेंज आया सेकेंड लाइन से। एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर, मतलब 3 साल बाद, based on the decline in viewership, Prime streaming company decided to stream the movie only for next 5 years.
3 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि अब अगले 5 साल में अपन इसको चला सकते हैं। तो 1,80,000 इंटू 3 5,40,000, 18 में से 540 माइनस होंगे कितने बचे? 12,40,60 12,60। अब 12,60 की जो वैल्यू बची कितने साल तक काम आएगी? 5 साल, डिवाइड बाई 5, 2,50,000। आंसर मैच हो रहा है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोग करोगे, नहीं आता है तो कल डाउट पूछोगे। अगर कल आप डाउट नहीं पूछते हो तो फिर हम नेक्स्ट करेंगे, शीट करेंगे। शीट लेके आना प्लीज़, और शीट पढ़ के भी आना प्लीज़, ठीक है? क्वेश्चन रिव्यू करके आना, जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है वही करेंगे, सारे नहीं करेंगे। बाय, टाटा, सी यू।